नमस्कार दोस्तों, BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत एशिया के दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले एशिया के सभी देश, उन देशों की राजधानियां यानी कि राजनीतिक मानचित्र हम लोगों ने पूरी तरह से हैंड मैपिंग के माध्यम से बनाना सीखा है, जाना है, समझा है और कई चीज़ों को कंसेप्ट वाइज हम लोगों ने क्लियर किया है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की सभी जल संधियां हम लोगों ने हैंड मैपिंग के माध्यम से आप लोगों को बताई है। ठीक है, हैंड मैपिंग के माध्यम से मतलब जितनी भी जल संधियां हैं, यानी कि आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, यदि आप उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप देखोगे तो उन जल संधियों से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे और किस प्रकार से वो क्वेश्चन इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे उस टॉपिक को देखने के बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि रियल में किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, सभी चीज़ों को आज आप लोग यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत देखोगे। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ेंगे या क्या, पहले हम लोग उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं। ठीक, विषय वस्तु मैं यहां पे लिख देता हूं, विषय वस्तु। थोड़ी शांति बना के रखना, बाकी चीज़ें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगी जब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विषय वस्तु, यानी कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, और राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत ही क्या आते हैं, देश और राजधानियां। समझ रहे हो। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, राजनीतिक मानचित्र सबसे पहले देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, उन देशों की राजधानियां क्या है, उनकी एक्चुअल में स्थिति क्या है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे महाद्वीप के अंतर्गत देशों का विभाजन। अब आप सोचोगे सर ये क्या लिख दिया, बताता हूं किस प्रकार से हम लोग देशों का विभाजन करेंगे। यहां पे देखिएगा, हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं उत्तर, उत्तर लिखा है, उत्तरी नहीं लिखा है। ठीक है, उत्तर अमेरिका के देश, और इसी में हम लोग देखने वाले हैं मध्य अमेरिका के देश। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कैरिबियनाई देश, जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहेंगे, बताऊंगा आगे। ठीक है ना। कैरिबियनाई देश को भी दोस्तों हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक हम लोग देखने वाले हैं ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज।
और एक देखेंगे लेसर एंटिलीज। ठीक है, यहां तक। इसके बाद में हम लोग विभाजन के अंतर्गत एक चीज और देखेंगे, लैटिन अमेरिका। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश होंगे उनको इन 4 भागों में देखेंगे कि किस भाग के अंतर्गत या किस विभाजन के अंतर्गत कौन कौन से देश हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो 2 ही हेडिंग होती है। इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत? तो थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते दोस्तों। किस पॉइंट की ओर? तीसरे पॉइंट की ओर। जब ये चीज़ें हो जाएगी, इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलराशियां, क्या पढ़ने वाले हैं? जलराशियां। और जलराशियों के बाद क्या पढ़ते हैं? जल संधियां। क्योंकि एशिया महाद्वीप में मैं आपको जल संधियों की परिभाषा और जल संधि का मुख्य कार्य क्या होता है वो बखूबी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। इसके बाद इसमें देखने वाले हैं झीलें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। झीलों के बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पर्वत, पठार, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नदियाँ, क्योंकि नदियाँ पर्वत, पठार और झील सभी से निकलती है। तो सीक्वेंस एकदम सेम रहेगा। ठीक है, पर्वत, पठार, झील होने के बाद में मरुस्थल, और मरुस्थल भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें देखने वाले हैं खनिज, खनिज, और जहाँ पर झीलें हैं, झीलों के किनारे, झीलों के किनारे बसे शहर या औद्योगिक केंद्र भी हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सेम कंडीशन में, सेम सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खनिज। इसके अलावा हम लोग देखने वाले दोस्तों कृषि क्षेत्र, और लास्ट में देखेंगे जनजातियां। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारे पास में। कौन सा सीक्वेंस? ये वाला सीक्वेंस। किसके अंतर्गत? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें मैं आपको देश और राजधानियाँ बताने वाला हूँ। और उसी के अलावा हम लोग आज कंटिन्यू पढ़ते हुए हम लोग आज की डेट में कोशिश करेंगे कि जल संधियाँ तक फिनिश कर दें, फिर बाकी धीरे धीरे आगे होते रहेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। ठीक है, चलिए तो मैं बनाता हूँ राजनीतिक मानचित्र। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाने का प्रयास करना। एटलस देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे एटलस देख के? समझ में तो वैसे भी कुछ आता नहीं, वहाँ पे सब कुछ मिक्सर है, खिचड़ी है। हमें खिचड़ी नहीं पकाना है, हमें हर एक चीज़ को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए राजनीतिक मानचित्र किस प्रकार से बनाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भाई राजनीतिक मानचित्र किस प्रकार से बनाएंगे उसे हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। इस प्रकार से बना है। यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? और देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ बनाया है, और ये कंडीशन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो ये तो एक मैप बन चुका है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। मैं जल राशि अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ आपको राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत देश बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और ये वाला जो पार्ट बना है मैं नाम इससे लिख रहा हूँ, इसे हम लोग कहेंगे अलास्का। क्या लिखा मैंने, अलास्का। और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूएसए। मतलब ये एक पार्ट कौन सा है, अलास्का, और इस पे अधिकार किसका है, यूएसए का। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है यहाँ पे, भाई अलास्का पे अधिकार किसका है, यूएसए का, ठीक है। एक लाइन गुजरती है यहाँ से दोस्तों, इस प्रकार से ये जा रही है, एक लाइन गुजरी हुई है, ठीक है ना। आड़ी रेखा है, अक्षांश कहेंगे। इस लाइन का जो नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो भी मैं बोलूँगा आपको कंटिन्यू लिखते हुए चलना है, ठीक है ना, सिर्फ वीडियो देखने मात्र तक सीमित मत रहना। और ये जो देश है इसे हम लोग कहते हैं कनाडा, कनाडा, और यहाँ पे अमेरिका, ये क्या है, अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भाई दो देश आपने देख लिया, ये अलास्का है और ये कनाडा है, इसके नीचे कौन है, अमेरिका। लेकिन अलास्का पे अधिकार किसका है, अमेरिका का। अलास्का पे सबसे पहले अधिकार रूस का था, अमेरिका ने रसिया से इसको खरीदा हुआ है, ठीक है। और इस साइड में यदि आप देखो तो रसिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप मैप में देख सकते हो। ये कौन है, ये रूस है। अरे भाई ये कौन है, ये रूस है, ये रूस है, ठीक। इस साइड में यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ एक देश, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिको। इसका नाम क्या है, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद में यहाँ पे देखिएगा तो एक देश ये बना, इसके अंदर एक और देश आएगा, ये एक और देश आएगा, ठीक है। मैं नंबरिंग करते हुए चलता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई एक नंबर पे तो यहाँ पे कनाडा आ चुका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, छोटा सा देश, ठीक है ना। छोटा सा देश क्या है, 5। मैं आगे लिख देता हूँ इनके नाम। एक पर क्या लिखा है, एक पर कनाडा, कनाडा देश, कनाडा, और राजधानी कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। सेकंड पर कौन है, अमेरिका, या इसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और थर्ड नंबर पर क्या लिखा, मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। 3 हो गए। 4 पे कौन है, 4 पे है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला की राजधानी भी क्या है, ग्वाटेमाला। और 5 पे बेलिज, 5 पे कौन है, बेलिज, जिसकी राजधानी है
बेलमोपन, बेलमोपन कहाँ है बेलीज, ये रहा छोटा सा ग्वाटेमाला का अंदर, ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, यहां तक हम लोगों ने 5 देश देख लिए। आगे देखो, ये मैंने बनाया 6, इसे हम लोग कहते हैं हंडुरास। और इस हंडुरास के अंदर यहां पे देखना एक देश है, ये यहां पे इसका नाम है हंडुरास के अंदर, यहां पर आपने एक देश देखा है, इस देश का नाम है एल साल्वाडोर, सॉरी हंडुरास, हंडुरास के अंदर क्या है, एल साल्वाडोर, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, एल साल्वाडोर, यानी ग्वाटेमाला, बेलिंज, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा-रिका, पनामा। तो 6 हो गए। यहां पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं 7 6 7। 6 पर कौन है, हंडुरास। 6 नंबर पे कौन है, हंडुरास। हंडुरास। और हंडुरास की राजधानी क्या है, हंडुरास की राजधानी तेगु सिगप्ला। क्या लिखा है, तेगु सिगप्ला, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तेगु सिगप्ला, ठीक है, किसकी, हंडुरास की। और इसी पे हम लोगों ने एक और 7 नंबर पे देखा है, जिसका नाम है एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, राजधानी इसकी सान साल्वाडोर। एल साल्वाडोर की राजधानी क्या है, सान साल्वाडोर। 7 देश हम लोगों ने यहां पर देख लिए, 7, ठीक है ना। आगे बढ़े, निकारागुआ, कोस्टा-रिका, पनामा, यानी कि नंबरिंग अगर देंगे हम लोग 8 9 10, भाई कितने हो गए, 8 9 10। 8 पर कौन सा है, निकारागुआ। 8 पे कौन है, निकारागुआ, निकारागुआ। 9 पे कोस्टा-रिका, और 10 पे पनामा। निकारागुआ की राजधानी दोस्तों मानागुआ, और कोस्टा-रिका की राजधानी है सैन जोस। सैन जोस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सैन जोस। और पनामा की पनामा सिटी, पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अभी आपने 10 देश देख लिए हैं। कितने देश देखे, 10 देश। भाई राजनीतिक मानचित्र की बात कर रहे हैं, कंडीशन आपके सामने है, कुछ चीज़ें आपने अच्छे से देख ली यहाँ पे मानचित्र में, ठीक है। आगे धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, सब्र तो बना के रखना पड़ेगा। सीखना है तो सीखने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, हवा में कुछ काम नहीं चलता है। और पढ़ने के बाद, या जो टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं आप उनको पढ़ने के बाद में किसी भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वाकई में कंटेंट और स्किल का लेवल क्या होता है। खैर स्किल तो चल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हो, कंटेंट पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। आगे मैं बनाऊंगा दोस्तों यहाँ पे कुछ द्वीपीय देश, जैसे एक मैंने यहाँ बनाया, एक, ठीक है, 2 3
4 और इसमें 2 पार्ट मैंने कर दिए, इसमें मैंने 2 पार्ट किए हैं। और यहाँ पे प्यूर्टो रिको करके आएगा और इस साइड में मैं बनाऊंगा, पहले इनको बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों, मैं नंबरिंग क्या कर दूँ, 10 हो गए ना। यहाँ पे देखना 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 11 पे जो देश है इसका नाम है क्यूबा। भाई 11 पे कौन है, 11 पे जो देश है नाम क्या बताया मैंने, क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। और आपको पता है कि क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। क्यूबा के बाद में 12 पे यदि हम लोग देखेंगे तो 12 पे कौन है, जमैका। 12 पे जमैका। और जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। इंग्लिश में अगर देखो तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, किंगस्टन, ठीक है। 12 हो गया। 13 पे देख लो यहाँ पे कौन है, बहामास। 13 पे कौन है, बहामास, जिसकी राजधानी है नस्साऊ। बहामास की राजधानी नस्साऊ। 14 पे हैती। 14 पे कौन है, हैती। और हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे तो पोर्ट ऑफ प्रिंस आएगा। 15 पे यदि बात करेंगे तो 15 पे जो देश है दोस्तों उसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। 15 पे देश कौन सा है, डोमिनिकन रिपब्लिक। और इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो, ठीक है। और 16 पे हम लोग देखने वाले हैं प्यूर्टो रिको, जिसकी राजधानी है सैन जुआन। सैन जुआन। हमें इतने देश तो देखने ही देखने हैं, ठीक है। इतने देश तो हमें कम से कम पता होना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कुल देशों की संख्या 23 है। लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर देखोगे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें नहीं मानता है, तो ऐसे देशों को मिलाकर के यदि हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल देशों की संख्या 29 हो जाती है, 29, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस साइड में आपको द्वीपों की एक श्रृंखला नज़र आएगी, जैसे एंटीगुआ एंड बारबूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, और यहाँ पे त्रिनिदाद एवं टोबैगो। समझ रहे हो भाई मैंने क्या बोला, एंटीगुआ मैं लिख देता हूँ, 17, 18, 19 इन देशों के मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 17, 18, 19 एंटीगुआ एंड बारबूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है।
तो ये मैंने देशों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। मतलब पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आपको ये देश तो पता होना अनिवार्य है। ऊपर देखिएगा, ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ राजनीतिक मानचित्र को ही बना रहे हैं, ना तो मैंने जल रहस्य बनाई है और ना ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों का विभाजन किया है। लेकिन हमने इतना लोकेट कर लिया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत देशों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इस साइड यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक द्वीप नजर आएगा। यहाँ पे एक द्वीप, इस द्वीप का नाम है विक्टोरिया। एक द्वीप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं बैफिन। और ये एक द्वीप नजर आएगा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड, जिसके साइड में एक द्वीप हम लोग देखेंगे एल्समियर, और यहाँ पर एक देश देखेंगे जिसका नाम है आइसलैंड। तो ये स्थिति हम लोग देखने वाले हैं। तो पॉलिटिकल मैप में पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द्वीपों के नाम और यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। और ये देश है दोस्तों जिसका नाम है आइसलैंड, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये? यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि इनके बीच में आपको एक जल संधि मिलेगी, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो पहले मैं इन द्वीपों के नाम आपको बता देता हूँ। इन द्वीपों के नाम आपको क्या याद रखना है, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ द्वीप। अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि द्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं। द्वीप की परिभाषा सिंपल सी होती है कि भूमि या भूखंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आना ज़रूरी है कि महाद्वीप भी तो भूखंड का ही भाग है। अरे भाई, महाद्वीप भी तो भूखंड का ही भाग है और उसके भी तो चारों ओर कौन है? जल है। तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर ये भी। तो फिर अंतर कैसे हुआ? फिर अंतर कैसे हुआ? अंतर ये हुआ कि द्वीप की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि भूमि या भूखंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा है उसे हम द्वीप कहते हैं, जो किसी देश के अंतर्गत आता है, जो किसी देश के अंतर्गत आता है। और महाद्वीप में क्या लिखोगे कि भूमि या भूखंड का वह विशाल भाग जो महासागरों से घिरा हो और जिसके अंतर्गत कई द्वीप और देश आते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो परिभाषा में दोनों में अंतर है, बस समझने का आपको प्रयास करना है। ठीक है ना। तो द्वीप के हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। भाई कौन कौन से द्वीप हमने यहाँ पर देखे हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। विक्टोरिया, बैफिन, एल्समियर, कौन कौन से द्वीप है दोस्तों? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। 1 नंबर पर आपने लिखा है विक्टोरिया और 2 पे लिखा है बैफिन, विक्टोरिया, बैफिन। 3 पे एल्समियर, एल्समियर और 4 पे ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बारे में आपको एक बात मैं यहीं पर बता देता हूं कि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और इसी में बता देता हूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। और डेनमार्क किसके अंतर्गत आएगा? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। छोटा सा देश है डेनमार्क। अगर आप यूरोप महाद्वीप में जाओगे, जर्मनी के ऊपर उंगली की तरह उठा हुआ छोटा सा देश नजर आएगा जिसका नाम है डेनमार्क। कहाँ पे? जर्मनी के जस्ट ऊपर। और यदि आप देखोगे तो डेनमार्क के नीचे जर्मनी में एक नहर बनी हुई जिसका नाम है कील नहर। आप देखिएगा मैप में,
आपको दिखाई देगी वहां पे। तो उस डेनमार्क का जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है, उस डेनमार्क का इस ग्रीनलैंड पे अधिकार है, जो राजनीतिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। लेकिन विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो 4 द्वीप आपने यहां पर देखे हैं, विक्टोरिया, बैफिन, एल्समियर, ग्रीनलैंड। इस देश का नाम है आइसलैंड, जिसकी राजधानी है रेकजाविक। भाई इस देश का नाम क्या है? आइसलैंड, आइसलैंड, राजधानी क्या है? रेकजाविक। आइसलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। मैंने यहां पर क्यों बनाया, मैं लिख भी देता हूं इसका नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नाम लिखूंगा मैं इसका? आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है, क्योंकि एक हमें यहां पर जल संधि पढ़नी है, जिस जल संधि का नाम है डेनमार्क जल संधि। सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र में हमने कई चीजों को यहां पर देख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखना यहां पे दोस्तों, यहां से एक रेखा गुजरती है, जा रही है, आप देख रहे हो इस रेखा को। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम लिखा मैंने? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, ये कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों से होकर गुजर रही है। 2 देश कौन से? एक मैक्सिको और एक बहामास। सभी के नाम मैं आपको बता चुका हूं। अरे भाई, एक मैक्सिको और एक बहामास, ठीक है। जो भी बोल रहा हूं सब आपको लिखते हुए चलना है, वरना भूल जाओगे। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे, यहां पे इस साइड में, तो यहां पर हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत एक द्वीपों का समूह नजर आएगा। इन द्वीपों के समूह को हम लोग कहते हैं हवाई द्वीप समूह। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह। अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा भी यहां पर है, इस हवाई द्वीप समूह पर। और हवाई द्वीप समूह की राजधानी यदि हम लोग देखें, तो एक द्वीप है, इस द्वीप पर है। इस द्वीप का नाम मैं लिख देता हूं पहले। इस द्वीप का नाम है दोस्तों ओआहू। ओआहू द्वीप। द्वीप का नाम मैंने क्या लिखा? ओआहू द्वीप। और इसके ऊपर इस हवाई द्वीप समूह की राजधानी है। इस राजधानी का नाम है, मैं लिख देता हूं राजधानी। इस राजधानी का नाम है होनोलुलु। होनोलुलु, ठीक है। तो हमारे पास में राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत इतनी सारी संरचनाएं आ चुकी हैं, जो कि हमारे माइंड में लोकेट भी हो गई है। भाई कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको और बहामास। सभी की राजधानी हमें पता हो चुकी है। यहां पर हम लोगों ने देखा है कि 49वीं उत्तरी अक्षांश, क्या लिखा? 49वीं उत्तरी अक्षांश किसको और किसके बीच में है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश को कनाडा और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सीमा माना है। अब आप सोचोगे सर अंतरराष्ट्रीय सीमा एक अक्षांश को? बिल्कुल भाई, ये सीमा भी उसी प्रकार से है जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है। जो भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसी प्रकार से कनाडा और अमेरिका को विभाजित करने वाली सीमा रेखा कौन सी है? 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश। सोचो, हमारे यहाँ पर अगर देखोगे पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो हम लोगों ने फेंसिंग कर रखी है, अच्छी खासी सेना तैनात करके रखी हुई है, काफ़ी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक अक्षांश को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया। क्यों? क्योंकि अगर इस क्षेत्र के लोग भी देखोगे और अमेरिका के लोग भी देखोगे, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, शांत प्रवृत्ति के हैं, कोई झगड़े झपाड़े हमें करने नहीं है।
तो इस प्रकार ये विश्व की सबसे शांत सीमा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और अमेरिका को अलग करती है या इनके मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। और यहां पे यदि देखेंगे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इधर यहां पे तो ये अलास्का है और ये कनाडा है। अलास्का और कनाडा के मध्य में एक देशांतर गुजरता है, एक देशांतर गुजरता है। इस देशांतर का मान आपको पता होना जरूरी है। इसे हम लोग कहते हैं 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्या लिखा मैंने? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है। यानी कि अगर देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध में आता है। तो जितनी भी देशांतर रेखाएं आएगी वो सब क्या होगी? पश्चिमी देशांतर। तो अलास्का और कनाडा के मध्य में कौन सी रेखा है जो कि अलास्का और कनाडा को अलग करती है, या कौन सी देशांतर रेखा है? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तीनों रेखाओं का ज्ञान आपको हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास में सभी देश आ चुके हैं, उन देशों की राजधानी आ चुकी है, द्वीप आ चुके हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हेडिंग्स में हमने क्या पढ़ा था? हेडिंग में हम लोगों ने पढ़ा देश, राजनीतिक मानचित्र, राजधानियां। अब इस महाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश है उन सभी देशों को हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये तो हमारे पास दोस्तों मैपिंग आ गई है। मैंने अभी आपको यहाँ पर इसका परिचय नहीं बताया है। परिचय में आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की। लेकिन इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया? अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर। तो ये क्या परिचय में ये फैक्ट वाइज चीजें हो गई है। इनमें ज्यादा आप लोग टेंशन से मत लो, मैं सब चीजें करवा दूंगा, ठीक है ना? मेन मुद्दा क्या आ रहा है कि हमारे पास में देश और उनकी राजधानियां आ चुकी है। अब हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पहले एक बार यहां पर समझ लो चीजों को, ठीक है? क्या समझोगे? यहां पे एक जलराशि है, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं, यहां पे इस चीज को देखना आप लोग, ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। इसे क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां पे, इस साइड में पानी है, टोटल पानी है, ठीक है ना? यहां पे कौन है? प्रशांत महासागर है भाई। इस साइड में कौन है? प्रशांत महासागर। और यहां पे कौन है? अटलांटिक महासागर। तो ये जो अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया के पश्चिम में यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक धंसा हुआ क्षेत्र मिलेगा। इस धंसे हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। इस धंसे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को इस धंसे हुए क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां पर एक रिफाइनरी है। अब आप सोचोगे कि सर इस धंसे हुए भाग को सैन फ्रांसिस्को क्यों कहते हैं? बस एक रिफाइनरी है, एक रिफाइनरी है, ठीक है ना? सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी। कंडीशन ये है कि इस क्षेत्र में, अभी आपको ये देखने में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये काफी विशाल है, ठीक है ना? तो इस क्षेत्र में यहां पर आप देखोगे इस धंसे हुए क्षेत्र में काफी मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? पेट्रोलियम के भंडार हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए जितने भी जहाज होते हैं वो इस सैन फ्रांसिस्को से होकर ही गुजरेंगे, अंदर जाएंगे। कहां से भाई? इस सैन फ्रांसिस्को से होकर ही जहाज अंदर जाएंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लेने के लिए जाएंगे ना। अब ये जो सैन फ्रांसिस्को है ये वहां पर एक बॉडीगार्ड या फिर एक गेट के रूप में या फिर एक दरवाजे के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब इस दरवाजे को पार करके यदि आप अंदर गए तो आपको भारी मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होगी। तो मतलब ये हो गया कि सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट कहना कई हद तक सही भी है। इसीलिए यहां पर याद रखना कि सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं? गोल्डन गेट।
गोल्डन गेट की संज्ञा दी जाती है। किसे? सैन फ्रांसिस्को। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत कैलिफोर्निया के पश्चिमी क्षेत्र जो कि धंसा हुआ है, वहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार होने के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निष्कासन के लिए सैन फ्रांसिस्को से होकर ही हमें प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट की संज्ञा दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला है वीडियो को रोक के आप लिखो, हर एक चीज लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, मैं लिखवाऊंगा दोस्तों। अभी मैं राजनीतिक मानचित्र की बात कर रहा हूं। इसे हम लोग अलास्का की खाड़ी लिखेंगे, यहाँ पे ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी, ये कैरेबियन सागर हो जाएगा। अब मेन चीज आती है यहाँ पे, जो बताना मैं चाहता हूं, ये वाली। इसे हम लोग कहते हैं चेसापीक की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? चेसापीक की खाड़ी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? चेसापीक की खाड़ी। इस चेसापीक की खाड़ी पर ही, यहां पे देखना, इस चेसापीक की खाड़ी पर ही कौन है? वॉशिंगटन डीसी, WDC। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी कहां पर है? चेसापीक की खाड़ी पर है। अमेरिका की राजधानी चेसापीक की खाड़ी पर है। और यहां पे यदि आप देखोगे आगे तो एक संरचना और यहां पर आपको मिलेगी, ये देखो, इसे हम लोग कहते हैं फंडी की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी की विशेषता है कि विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार यहां पर आते हैं। फंडी की खाड़ी की विशेषता क्या हो जाएगी? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जिनकी ऊंचाई होती है 18 मीटर। जिनकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 मीटर। ज्वार और भाटा क्या होता है? ज्वार और भाटा क्या होता है? समुद्र के किनारे जिन क्षेत्रों में ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे हर 6 घंटे में क्या होता है? पानी उतरा हुआ नज़र आता है। और 6 घंटे बाद उसी क्षेत्र जो पानी से खाली हो जाता है, वहाँ पर पानी फिर से भर जाता है। आपने कई बार देखा होगा तटों पर कि जो जहाज़ होते हैं, जो जहाज़ जहाँ पे खड़े किए जाते हैं, वहाँ पे वाटर लेवल अच्छा खासा होता है, यानी कि पानी का जो तल है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें जहाज़ खड़े होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो कि सभी जहाज़ ज़मीन पर नज़र आएंगे, वहाँ पे पानी एकदम पीछे नज़र आएगा। फिर कुछ टाइम बाद फिर से पानी आ जाएगा, जहाज़ ऊपर हो जाएंगे। तो इसे तो हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ठीक है ना? तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में, 18 मीटर जिनकी ऊंचाई होती है। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर। तो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत? जल राशियों के अंतर्गत। जल राशियों के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम लोग राजनीतिक मानचित्र की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक मानचित्र में हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं उनगांव प्रायद्वीप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उनगांव प्रायद्वीप। उनगांव प्रायद्वीप। और इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। इसे क्या कहेंगे? इसे फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और ये जो पार्ट है उठा हुआ, इसे हम लोग कहते हैं युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है, जब ये चीज़ें हमारी हो गई, इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूं। कौन सी? यहां पे देखना दोस्तों, चेसापीक की खाड़ी के ऊपर यहां पर हमें एक द्वीप मिलेगा। ये नजर आ गया होगा आप लोगों को, एक द्वीप नजर आएगा। इस द्वीप का नाम आपको याद रखना है। 4 नंबर दे रखे हैं ना, इसको मैं 5वां नंबर यहां पर दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं यहां पर कौन सा नंबर देता हूं? 5वां नंबर। ये 5 नंबर मैंने दे दिया। इस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप।
क्या लिखूंगा 5 नंबर पे? मेन हट्टन द्वीप। और इसी के आगे मैं लिख देता हूं न्यूयॉर्क शहर इसी पर बसा हुआ है, इसी पर बसा हुआ है। भाई न्यूयॉर्क शहर इसी पर बसा हुआ है सर, आपने हमें दिखाया तो है नहीं, दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये रहा। इस मैनहट्टन द्वीप पे न्यूयॉर्क शहर है। जिस प्रकार से हमारे भारत में मुंबई शहर सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, इसी प्रकार से न्यूयॉर्क शहर इस मैनहट्टन द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद पूरी है, ठीक है ना? तो अब ये तो चलो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोगों ने ये देश देख लिए हैं, ये सारे के सारे देश हम लोगों ने देख लिए, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि देश देखने के बाद में जो हमारा अगला प्रोसेस है उसमें हम लोग देखने वाले कि महाद्वीप के अंतर्गत देशों का विभाजन। हमें यहाँ पर देखना उत्तर अमेरिका के अंतर्गत किन देशों को रखा गया है, मध्य अमेरिका के अंतर्गत किन देशों को रखा गया है, कैरिबियाई देश कौन से हैं, ग्रेटर एंटिलीज क्या है और लेसर एंटिलीज क्या है, और लैटिन अमेरिका के देश कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिना देरी किए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर अमेरिका के देश। किसकी बात करने वाले हैं? उत्तर अमेरिका के देश। तो चलो मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, उत्तर अमेरिका के देश। उत्तर अमेरिका के देश के अंतर्गत हम लोग बेसिकली बात करें तो 3 देश आएंगे। कितने? 3 देश। कौन कौन से देख लेते हैं। एक कनाडा, दूसरा अमेरिका और तीसरा मैक्सिको। और मैक्सिको में कौन सा? तो मैक्सिको का उत्तरी क्षेत्र। तो ये 3 देश आते किसके अंतर्गत? उत्तर अमेरिका के देश के अंतर्गत। इसके बाद में हम लोगों के पास में जो अगली हेडिंग है वो कौन सी थी? वो थी हमारे पास में दोस्तों मध्य अमेरिका के देश। और मध्य अमेरिका के देश की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत हमें 8 देश देखने को मिलते हैं। कितने देश? 8 देश। कौन कौन से? मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको का क्षेत्र मध्य अमेरिका के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलता है। मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, 4 हो गए। हंडुरास, निकारागुआ, कास्टारिका और 8 पे कौन आ जाएगा? पनामा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मध्य अमेरिका के देशों के अंतर्गत हमें ये 8 देश याद रखना है। इसके बाद में जो अगली हेडिंग हमारे पास में आती है वो कौन सी आती है? कैरिबियाई देश, कैरिबियाई देश। इसमें कौन कौन से देश हो जाएंगे? इसके लिए आपको राजनीतिक मानचित्र की ओर बढ़ना पड़ेगा और मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं दोस्तों, देखना इस चीज को।
ये जो मैंने वाटर के अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाया है जिसके अंतर्गत इन सभी देशों को हम लोगों ने रखा है, इस पूरे वाटर सर्कल को हम लोग कहते हैं कैरिबियन सागर। इस पूरे वाटर सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। समझना इस चीज को, यानी कि क्यूबा, जमैका, बहामास, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ठीक है, एंटीगुआ, बारबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इन सभी देशों, ये सभी देश किसके अंतर्गत है? कैरिबियन सागर के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? कैरिबियन सागर के अंतर्गत है। कैरिबियन सागर के अंतर्गत सभी द्वीपीय देश होने के कारण इन देशों को हम लोग कहते हैं कैरिबियनाई देश। क्या कहते हैं? कैरिबियनाई देश, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या लिखेंगे? जब कैरिबियनाई देश हम लोगों ने यहां पर देख लिए कि हमें पता हो चुका है कि कैरिबियन सागर में आने वाले सभी देशों को कैरिबियनाई देश कहते हैं, या फिर कैरिबियनाई देशों को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वेस्ट इंडीज। ये भी याद रखना, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। आप लोगों ने यदि क्रिकेट टीम की बात की होगी तो क्रिकेट में आप लोगों ने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वहां पर वेस्ट इंडीज का मतलब पर्टिकुलर कोई एक देश नहीं होता, बल्कि इन सभी देशों को मिला करके वेस्ट इंडीज का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो कैरिबियनाई देश या वेस्ट इंडीज के अंतर्गत हमें कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे, तो उनके नाम हमें पता होना जरूरी है। मैंने बताया भी था आपको, क्यूबा, जमैका, क्यूबा, जमैका, बहामास, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, एंटीगुआ एंड बारबुडा, एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट किट्स एंड नेविस। भाई एग्जाम को अगर सही मायने में सीरियस आपको लेना है ना, तो सीरियस कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। हवा में पढ़ने से, शॉर्टकट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। 8 हो गए और 9 पे लास्ट में हमने क्या लिखा था? त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये देश किसके अंतर्गत जाएंगे? वेस्ट इंडीज के अंतर्गत, जिन्हें हम लोग कैरिबियनाई देश भी कहते हैं। लेकिन अब एक बात ये भी तो आई है, कौन सी बात? आप यहां पे देखोगे कि कैरिबियनाई देशों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। अब यहां पर चलो हम लोग एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं कि भाई ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज में डिफरेंट क्या है। तो मैंने एक कलर लिया है, मैं उस कलर के अकॉर्डिंग यहां पर आपको शो कर रहा हूं कि इन देशों में से ग्रेटर एंटिलीज किसे कहेंगे और लेसर एंटिलीज किसे कहेंगे। देखना दोस्तों, यहां पे जो बड़े बड़े देश हैं, यानी बड़े बड़े जो द्वीपीय देश हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेटर एंटिलीज। कौन से? ये कलर आप देख रहे होंगे, इन बड़े देशों को, इन बड़े द्वीपीय देशों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। समझ रहे हो? इन बड़े द्वीपीय देशों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। और जो ये छोटे द्वीपीय देश है, इन्हें हम लोग कहते हैं लेसर एंटिलीज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इन देशों को हम लोग क्या कहेंगे? लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज।
और इन देशों को क्या कहेंगे? ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा मैपिंग से भी आपको पढ़ना है। अरे 10 पेज भरोगे सिर्फ एक थ्योरिकल पार्ट के रूप में उन चीज़ों को लिखोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। पूरा मैपिंग क्लियर करने के बाद में आप उन चीज़ों को लिखो, सब समझ में आएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज भी हमारे पास में हो गया है, आपने मैप में देख लिया। ठीक है भाई, ग्रेटर एंटिलीज लेसर एंटिलीज हो गया। इसके बाद में क्या है? लैटिन अमेरिका के देश। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश हम लोग रखेंगे आगे बता देता हूं मैं आपको यहां पे। ठीक है, कैरेबियाई देश के अंतर्गत आपने ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज भी देख लिया। किस प्रकार से? ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज। ग्रेटर में यहां पर मैंने जो सर्कल बनाया हुआ है जिसमें बड़े बड़े द्वीपीय देश हैं कैरिबियन सागर में, उन्हें आपको कहां पे रखना है? ग्रेटर एंटिलीज में। और जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उन्हें कहां पे रखना है? लेसर एंटिलीज में। ठीक है, अगली हेडिंग कौन सी थी? अगली हेडिंग हमारे पास में थी लैटिन अमेरिका के देश, या लैटिन अमेरिका। मैं यहीं पे लिख देता हूं लैटिन अमेरिका। अब देखो, यदि यहां तक के हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो अब लैटिन अमेरिका में मैं क्या लिखने वाला हूं उसको देखना। मध्य अमेरिका। क्या लिखा मैंने? मध्य अमेरिका प्लस कैरिबियाई देश प्लस दक्षिण अमेरिका। मध्य अमेरिका प्लस कैरिबियाई देश प्लस दक्षिण अमेरिका, इन सभी को मिला करके कौन बनता है? लैटिन अमेरिका। हमें ये भी पता है, ये भी पता है। और दक्षिण अमेरिका यदि आप मानचित्र में देखोगे या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपने पूरी तरीके से पढ़ रखा होगा, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। यदि आपसे क्वेश्चन बनता भी है कि निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका, निम्नलिखित में से लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन सा देश नहीं है, तो आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस डिपेंड कब करता है, आपको इजी कब लगेंगे? जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, समझ गए? तो हम लोगों ने अभी तक कहां तक पढ़ लिया दोस्तों? हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि राजनीतिक मानचित्र हो गया है, इन देशों का विभाजन हो चुका है। अब आगे हमारे पास में क्या आता है? आगे हम लोगों के पास में अगली हेडिंग जो आती है वो आती है जलराशियां और जल संधियां। इन्हें भी बहुत आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बेटेंशन रहिए। ठीक है, अब राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन कंडीशन ये आ रही है कि जल राशियों को यदि हम लोग यहाँ पर शो करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक मैप और बना लेते हैं, अभी बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें इन सभी स्ट्रक्चर्स के नाम पता हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो मैं मैप बनाता हूँ और अब भी हम लोग जल राशियाँ और जल संधियों को पढ़ लेंगे बिना देरी किए, क्योंकि टाइम तो हमें वैसे भी नहीं लगता है। ठीक, देखिएगा, हम लोगों ने इस प्रकार से एक मैप बनाया। अभी आप खुद बताते हुए चलोगे कि मैं क्या बना रहा हूं। ये सैन फ्रांसिस्को गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप खुद बता दोगे। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिंज, हॉन्डुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, और इस साइड में हम लोगों ने और क्या देखा दोस्तों? यहाँ पे क्यूबा,
जमैका, क्यूबा जमैका, और यहाँ पे बहामास, हैती डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, एंटीगुआ बारबूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ये सब हम देख लिया है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है भाई, नाम लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ों को और अच्छे से लिख पाएँ। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमने इसको अलग किया था, अलास्का, और ये रूस, विक्टोरिया, बैफिन, ग्रीनलैंड, एल्समियर, आइसलैंड, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। रिपीट करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। यहाँ से एक रेखा गुजरी थी, क्योंकि जल राशियाँ और जल संधियों की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि देश तो हमें पता होना चाहिए कि ऊपर कनाडा है और ये कौन है, अमेरिका है। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों एक रेखा को देख चुके हैं, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये भी देख चुके हैं। और एक रेखा यहाँ पर भी हम लोग देख चुके हैं, कौन सी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो हम लोग देख चुके हैं। और यदि यहां पर देखें तो मैनहट्टन द्वीप, इस साइड में देखें तो हवाई द्वीप समूह, ये चीजें हम लोग ओवरऑल सब कुछ देख चुके हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जल राशियां और जल संधियां। तो जल राशियों के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जल राशियां इसके आसपास है क्या। यदि यहां पर हम लोग देखेंगे इस साइड में तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों हमें यहां पे देखने को मिलेगा। कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मैं लिख देता हूं यहां पे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जल संधियां और जल राशियों की बात है, सब चीज समझ में आ जाएगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह पता होना जरूरी है कि इस साइड में यदि देखें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा देखने को। मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं ताकि आसानी से आपको दिख जाए, ठीक है ना। किससे लिख रहा हूं, ग्रीन कलर से। इसे हम लोग कहते हैं चुक्सी सागर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुक्सी सागर। और इस साइड जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं बेरिंग सागर। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं अलास्का की खाड़ी। लेकिन बेरिंग सागर में हमें यहां पर एक रिवर गिरते हुए नजर आएगी जो कि रॉकी माउंटेन से निकलकर आती है। उस नदी का नाम है यूकोन नदी। और यूकोन नदी को हजारों धुआरों की नदी कहते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी भी वस्तु को कोई विशेषता देना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। भाई हजारों धुआरों की नदी क्यों कहते हैं, क्या उसमें से धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है तो क्यों निकलता है, हर चीज का कोई कारण होता है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है, चुक्सी सागर, यहां पर है बेरिंग सागर,
ठीक है ना। और इस साइड में यदि पार्ट होगा दोस्तों, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और यदि यहां पे हम लोग बात करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहां पर भी एक नदी गिरेगी और इसे ही कहते हैं दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। समझ लेना क्या लिखा मैंने, मैक्सिको की खाड़ी। और ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरिबियन सागर। मैं लिख देता हूं यहीं पे, कैरिबियन सागर। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है? कैरिबियन सागर। इधर यदि हम लोग देखेंगे कहाँ पे, इस साइड में, तो इसे हम लोग कहते हैं चेसापीक की खाड़ी। मैं लिख चुका हूं यहां पे, ये वाला भाग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चेसापीक की खाड़ी। और यहां पे यदि हम लोग देखते हैं तो इस चीज को भी हम लोग पढ़ चुके दोस्तों, जिसे हम लोगों ने नाम क्या दिया था? पंडी की खाड़ी। और यहीं पर क्या आया था? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार। और चेसापीक की खाड़ी पर क्या है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। और यदि यहां पे देखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। किसे? इसे। सेंट लॉरेंस खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही सेंट लॉरेंस रिवर जाकर गिरेगी। जितनी भी जल राशियां आपको यहां पे दिख रही है, सभी आपको सही करना है, ठीक है ना। और इसे हम लोग कहते हैं हडसन की खाड़ी। इसे क्या कहेंगे? हडसन। हडसन की खाड़ी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे उनगांव प्रायद्वीप कहते हैं, हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे यहां से, तो चलिए आगे चलते हैं। इस साइड में दोस्तों लैब्राडोर सागर मिलेगा। लैब्राडोर सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। और यहां पे मिलेगा बैफिन सागर। या बैफिन की खाड़ी, ठीक है। और ऊपर क्या मिलेगा? आर्कटिक महासागर। और इस साइड में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो ये बातें आपकी क्लियर होना दोस्तों यहां पे जरूरी है, ठीक है ना। देखो यहां पे ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। भाई ये तो कर्क रेखा हो गई है। यदि हम लोग दक्षिण में बात करेंगे, कहां पे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, तो ये कहां पर है? उत्तर में। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागर। और विषुवत रेखा के दक्षिण में यदि अटलांटिक महासागर का जो पार्ट है, उसे हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी कहते हैं,
ठीक है ना, दक्षिणी अटलांटिक। और इसका जो दक्षिण में पार्ट चला जाएगा विषुवत रेखा के नीचे, उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे बहुत इजी आते हैं, यदि आपको पता हो, सही से होता है कंसेप्शनल तरीके से, तो आप आसानी से वहाँ पर सही टिक करके आओगे। ठीक है, मैं बताऊँगा यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे जलराशियाँ ओवरऑल देख ली दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जलराशियाँ जब हमें समझ में आ गई तो बात किसकी आएगी, जल संधियों की आएगी। किसकी आएगी, जल संधियों की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्कटिक महासागर। क्या लिखा मैंने, आर्कटिक महासागर। ठीक है ना, तो जल राशियां हमारे पास में आ चुकी हैं। बात करेंगे जल संधियों की, ये पूरा का पूरा आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है। ये पूरा पार्ट किसका है, आर्कटिक महासागर का। हमारे पास में राजनीतिक मानचित्र हो गया, देशों का विभाजन हो चुका है। इसके अलावा जल राशियां हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। अब बची क्या है, जल संधियाँ बची हुई है। तो जल संधियाँ इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से देखने वाले हैं, चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। देखना दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जल संधि की परिभाषा हमें पता है, नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले बना देता हूँ एक जल संधि, मैं पहले एक जल संधि यहाँ पर दोस्तों बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाई एक जल संधि, ये भी भूखंड है और ये भी भूखंड है, दोनों भूखंड हैं। ये जल संधि मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को मैं हाईलाइट कर पाऊँ, वरना दो भूखंडों के बीच में जो जल राशि है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ये जल संधि कर क्या रही है, चुक्सी सागर का जल यहाँ से इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे बेरिंग सागर का जल देख रहे हैं। इन दो जल राशियों को यहां पर हम लोग मिलते हुए नजर देख रहे हैं। इन दोनों जल राशियों को हम लोगों ने यहां पे मिलते हुए देख लिया है। मैं नंबरिंग भी यहां पे कर देता हूं। नंबर 1 मैंने क्या नंबरिंग की दोस्तों, यहां पे 1 इस जल संधि को। तो पहले हम लोग जल संधि को देख लेते हैं कि एक्चुअल में जल संधि होती क्या है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा जल संधि, जल संधि। भाई किसे कहते जल संधि, तो क्या लिखेंगे, किन्हीं दो भूखंडों, किन्हीं दो भूखंडों के बीच, किन्हीं दो भूखंडों के बीच जल का सकरामार्ग जो दो जल राशियों को, आपस में जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो जल संधि की परिभाषा हमें समझ में आ गई है कि किन्हीं दो भूखंडों के बीच जल का वह सकरामार्ग जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर मैं जो जल संधि का नाम लिखने जा रहा हूँ उसको मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जल संधि का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया बेरिंग जल संधि। क्या लिखा, बेरिंग जल संधि।
बेरिंग जल संधि मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेफिनेशन मेरे पास में है कि भाई दो भूखंडों के बीच में जल का सकरा मार्ग बिल्कुल है जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ेगा और दो स्थल खंडों को अलग करेगा। तो दो जल राशियाँ कौन सी हो जाएगी? चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के जल को आपस में जोड़ रहा, मतलब आपस में जुड़ रहा है, वो भाई आपस में जुड़ रहा है। अलग स्थल खंड कौन से हो रहे हैं? ये अलास्का है और ये रसिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कि चुक्सी सागर और बेरिंग सागर, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है कौन? बेरिंग जल संधि। अलग किसको करती है? रूस को अलास्का से अलग करती है। तो एक जल संधि हमारे पास में आ गई, कौन सी? बेरिंग जल संधि। चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ रही है और रूस को अलास्का से अलग कर रही है। ठीक है, अगली जल संधि हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये बनाई मैंने दूसरी इस प्रकार से। ये जल आपस में इस प्रकार से जुड़ेगा। मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां पर 2 किन दो जल राशियों को आपस में जोड़ेगी? तो हडसन की खाड़ी और यहां पर क्या है? लेब्राडोर सागर। हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। और अलग किसे करेगी? तो इसको हम लोग जानते हैं, इसे हम लोगों ने नाम दिया था उनगांव प्रायद्वीप। क्या नाम दिया था? उनगांव प्रायद्वीप। जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। जल संधि का नाम क्या है? हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। भाई हडसन जल संधि की विशेषता क्या हो गई है? हडसन जल संधि की विशेषता ये हो गई है कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। अलग किसे करेगी? तो उनगांव प्रायद्वीप को, उनगांव प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है। ठीक है भाई, यही तो हम लोगों ने यहां पे डायग्राम में देख रखा है कि हडसन जल संधि उनगांव प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से क्या करती है? जोड़ती है। अगली जल संधि हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार। यहां पे देखिएगा, नंबरिंग में देता हूं इसको 3। नंबरिंग मैंने क्या दी? 3। जल राशि इस प्रकार से आपस में जुड़ेगी। ये पूरा पानी है। आप ये मत समझिएगा कि जो मैंने येलो कलर में जो मार्क किया है पानी बस वहीं तक है। दो भूखंडों के बीच में जो पूरा सकरा जल मार्ग है ना, उसे ही हम लोग जल संधि कहते हैं। वो तो मैंने मार्क इसलिए किया ताकि मैं हाईलाइट कर पाऊँ, ताकि आप लोग आसानी से वहां पर देख पाओ कि जल संधि कहां पर मैंने बनाई है। ठीक है ना? तो कहां पर बनाई, किसके और किसके बीच में बनाई है? भाई ये ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। अरे भाई ये ग्रीनलैंड है और ये क्या है? आइसलैंड है। नंबर 3 पर जल संधि का नाम क्या है? इसका नाम है डेनमार्क जल संधि। क्या नाम है जल संधि का? डेनमार्क।
जल संधि, डेनमार्क, जल संधि। क्या विशेषता होगी डेनमार्क जल संधि की? डेनमार्क जल संधि लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर और आर्कटिक महासागर, लेब्राडोर सागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। अलग किसे करेगी? ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से क्या करती है? अलग करती है। कौन? डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि। ठीक है, एक जल संधि दोस्तों हम लोग यहां पर देखते हैं इस प्रकार से। नंबरिंग में इसको देता हूं 4, 4। नंबरिंग क्या क्या? 4। जल हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 4 नंबर पर जो जल संधि हमें देखने को मिलेगी इसका नाम है डेविस जल संधि। क्या नाम लिखेंगे? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि में क्या लिखेंगे? लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। अलग किसे करेगी भाई? डेविस जल संधि अलग किसे करेगी? देख लो एक बार मैप में। लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को आपस में जोड़ रही है डेविस जल संधि। अलग किसे करेगी? बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को। अलग किसे कर रही है? बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? 4 जल संधियां। यहीं पर एक जल संधि और आएगी दोस्तों, यहां पे। नंबरिंग करता हूं मैं इसको 5। इस जल संधि का नाम है नेयर जल संधि, जो 5 नंबर पे मैंने यहां पर बनाई है। ठीक है भाई, जल संधि का नाम क्या है? नेयर जल संधि। किसके और किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और एल्समियर। ये द्वीप का नाम क्या है? एल्समियर। द्वीप का नाम एल्समियर है और इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। और बैफिन की खाड़ी और ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आप लिखना आसान हो जाएगा। बस जल संधि का नाम हमें पता होना जरूरी है। तो 5 नंबर पर जल संधि बने, उसका नाम क्या है? नेयर नेयर जल संधि। क्या लिखेंगे? बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को
बेपिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। और अलग किसे करेगी? ग्रीनलैंड को एल्समियर द्वीप से। अलग करती है। ठीक है, कौन सी जल संधि? नेयर जल संधि। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहां से, तो हमारे पास में एक जल संधि यहां पर हमें देखने को मिलेगी इस प्रकार से। जल संधि का नाम है फ्लोरिडा जल संधि। नंबरिंग में क्या दूंगा इसको? 6। कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर की जल संधि नाम क्या है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा जल संधि को पहले मैं यहां लिख देता हूं। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। भाई क्या कंडीशन आई है? कंडीशन ये आई है कि फ्लोरिडा जल संधि जो 6 नंबर पर हम लोगों ने लिखी है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर का जल आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। अब बात किसकी आएगी अलग करने की? तो इस द्वीपीय देश का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? क्यूबा। और ऊपर यदि देखेंगे ये वाला पार्ट, तो इसे हमने क्या कहा था? फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। ठीक है ना? तो जोड़ने में आपने क्या लिखा कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के जल को आपस में जोड़ती है, और अलग करने में फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। तो अलग करने में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पे कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा, क्यूबा से अलग करती है। किसकी बात होगी? फ्लोरिडा जल संधि की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, अगली जल संधि की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहां से। तो आप देखिएगा कि अगली जल संधि पे यहां पे बना रहा हूं इस प्रकार से। ये यहां पे कहां बनाइए? यहां पे। नंबरिंग क्या दूंगा मैं? 7। मैक्सिको का जल आप देखोगे इस प्रकार से आएगा, आएगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? अटलांटिक महासागर का। भाई ये पूरा पार्ट किसका है? अटलांटिक महासागर का। और अटलांटिक महासागर भी कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि, और इस प्रायद्वीप का नाम मैंने क्या बताया था? युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में है। मैक्सिको की खाड़ी और कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती है। जल संधि का नाम क्या है? युकाटन जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? 6 हो गया ना। 7वीं जल संधि हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी? युकाटन, युकाटन जल संधि। क्या लिखेंगे? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी
अटलांटिक महासागर, मेक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल को क्या करती है, जोड़ती है। और अलग किसे करेगी, युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, ये किसकी बात हुई है, युकाटन जल संधि की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जल संधि की ओर। बस खत्म होने वाला दोस्तों, थोड़ा सा और आपको सब्र करना है। एटलीस्ट खत्म क्या, एक आखिरी जल संधि यहाँ पर बची है, चलो उसे भी देख ही लेते हैं। एक लास्ट जल संधि जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये नंबरिंग क्या दूंगा इसको मैं, 8, 8, ठीक है। इस साइड में क्या है, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर भी कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर। और इस साइड में कौन है, अटलांटिक महासागर। कौन सा अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि में क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किसे करेगी, पनामा को पनामा से। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, अलग करती है। या आप ये बोल सकते हो यहां पर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, तब भी सही है। तो कंडीशंस कोई भी हो, पनामा जल संधि को ही हम लोग पनामा नहर कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोगों ने एशिया महाद्वीप में स्वेज नहर को देखा था जो मिस्र ने बनाया था, ठीक है ना, उसी प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका है, इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है। और यदि किसी भी जहाज़ को इन देशों के साथ में व्यापार करना होगा तो इतना पूरा घूम के जाने की बजाय वो कहाँ पे जा सकते हैं, इस पनामा नहर के माध्यम से प्रशांत महासागर में क्रॉस होकर आ सकते हैं, इन देशों पर व्यापार कर सकते हैं। तो ये पनामा जल संधि है जो कहाँ पे, पनामा देश में बनाई गई है। और पनामा देश की आर्थिक व्यवस्था भी इसी पर निर्भर है, ठीक है, जिस प्रकार से मिस्र में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। तो इसी प्रकार से आज हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, किसके अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत राजनीतिक मानचित्र देख लिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी देश देख लिए, उन देशों का विभाजन भी देख लिया, जल राशियाँ देख ली, जल संधियाँ देख ली। इसी प्रकार से दोस्तों कंटिन्यू इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। रही बात इसके परिचय की, तो परिचय दोस्तों उसमें फर्स्ट फैक्ट इफेक्ट है, वो बड़ा इशू नहीं है, 10 मिनट में आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लेक्चर को जब आप देखते हो तो देखते हुए जो भी मैं बोलता हूँ उसे आप
कंटिन्यू और इमिडिएटली लिख लिया करो, और लिखते हुए ही नोट्स बनाते हुए आप लोग आगे चलो, क्योंकि वो जो नोट्स आपके बनेंगे वही आपको आगे सफल होने में सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के कंटेंट सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कंसेप्ट तरीके से आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।